ओम शांति। आज का जो विषय है IQ, EQ, SQ, ये तो हम सभी जानते हैं कि दुनिया के अंदर अभी एक नया कॉन्सेप्ट आया है और वो कॉन्सेप्ट है स्पिरिचुअल क्वोशंट। संसार के अंदर एक समय था कि जब लोगों की इंटेलिजेंस देखी जाती थी और उस हिसाब से उनको प्रेफरेंसेस मिलते थे, IQ। और जितनी इंसान की IQ हाई होती थी उस हिसाब से उनको स्कोप्स मिलते थे, चाहे अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे जीवन के अंदर। लेकिन बहुत जल्दी वो समय बीत गया। उसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसको कहा EQ, इमोशनल क्वोशंट, वर्किंग विद द हार्ट्स। क्योंकि देखा गया कि जहां पर IQ लेवल हाई था, जितना IQ लेवल ज्यादा था इंसानों में, उतना ही उनका ईगो लेवल भी हाई होता था, उतना ही उसका अहंकार बढ़ जाता था। और इसलिए ईगो क्लैशेस बहुत ज्यादा होते थे। और इसीलिए व्यक्ति जब दूसरों की भावनाओं को नहीं समझ पाते थे तो कई प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती थी। और इसीलिए शायद ये दूसरा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, EQ, इमोशनल क्वोशंट, कि जहां हम एक दूसरे की भावनाओं को समझे और भावनाओं को समझते हुए उनकी कद्र करें। लेकिन देखा जाता कि जहां बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते थे तो वहां भी कई प्रकार के नुकसान हुए। और इसलिए तीसरा कॉन्सेप्ट जो आया वो है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस या स्पिरिचुअल क्वोशंट, SQ कॉन्सेप्ट। और SQ अर्थात IQ प्लस EQ इज इक्वल टू SQ। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी अपने आप में एक साइंस है, इसीलिए वो हमें लॉजिकली सोचने के लिए भी कहता है। IQ भी है, EQ भी है उसके अंदर, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी इज कनेक्टेड विथ वैल्यूज। और जहां वैल्यूज आते हैं वहां व्यक्ति इमोशनली एक दूसरे से कनेक्ट होता है। तो इसलिए कहा कि SQ कॉन्सेप्ट मीन्स IQ प्लस EQ इज इक्वल टू SQ। और उसको लोगों ने कहा दिस इज द अल्टीमेट इंटेलिजेंस। शायद इसके बाद अभी और कोई इंटेलिजेंस नहीं हो सकती है। स्पिरिचुअल क्वोशंट क्या है उसको हम समझेंगे। सबसे पहले अगर देखें तो ये की 3 कॉन्सेप्ट है, IQ, EQ एंड SQ। लेकिन SQ तक जाने के लिए we should be prepared, and are we really prepared? ये अगर सवाल हम अपने आप से पूछे, हम कितने तैयार हैं उस बात के लिए। और वो बात के लिए तैयार होने के लिए सबसे पहले आप देखेंगे ये शब्द इंटेलिजेंस शब्द में कुछ गलती नजर आती है। इंटेलिजेंस शब्द में कुछ गलती नजर आती है। हाँ, 3 L हो गए हैं। वास्तव में ये 3 L नहीं है, तीसरा I है, लेकिन उसका स्टार मिसिंग था। क्योंकि जीवन के अंदर भी अगर देखा जाए तो I जब कैपिटल हो गया तो कई प्रकार के ईगो क्रिएट हो गए। इसलिए उसके ऊपर एक बिंदी आवश्यक है। बिंदी माना सोल। आपको पहला लेसन मिला, आई एम नॉट दिस बॉडी बट अ सोल।
तो स्पिरिचुअल क्वेश्चन के लिए इंटेलिजेंस में आई के ऊपर एक बिंदी आवश्यक है, तो वो आई छोटा हो जाता है, कैपिटल आई के बदले वो छोटा हो जाता है। और छोटा होना माना ह्यूमिलिटी। We need to have this humility to understand this concept as well. So the next question is, are we really prepared? Prepared for what? कि जो संसार के अंदर ये परिवर्तन आ रहे हैं, इस परिवर्तन के लिए भी हमें अपने आप में एक तैयारी रखनी है। बहुत सुंदर दुनिया के अंदर ये कहा हुआ है नेक्स्ट कि द विल टू विन इज इंपॉर्टेंट, but the will to win is not worth a penny if we do not have the will to prepare ourselves. अगर उसके लिए हमारे पास तैयारी नहीं है तो जीवन की कोई भी बाजी हम जीत नहीं सकते हैं। सबसे सुंदर उदाहरण अगर मैं आपको दूं, टाइटैनिक 1912 में जब ये जहाज बना था, आप सबको मालूम होगा कि उसके लिए एक दावा किया गया था। और वो दावा था, क्या दावा था? कि दुनिया का ये सबसे बड़ा जहाज है और ये कभी डूब नहीं सकता है। ये उनका दावा था। क्यों नहीं डूब सकता है? क्योंकि जो उनके शिप के नीचे का जो लेयर होता है, तो वो लेयर 2 लेयर्स में थे। एक बाहर का लेयर था और उसके भीतर भी एक लेयर था, जिस कारण से उनका दावा था कि कोई भी रूप से ये जहाज डूब नहीं सकता, क्योंकि अगर बाहर के लेवल में कोई भी रीति से अगर होल भी गिर गया तो भी अंदर का लेयर जो था वो इंटैक्ट था, इसलिए ये कभी डूब नहीं सकता है। और ये पहली जर्नी में ही डूब गया। कारण क्या हुआ? जब इतना बड़ा दावा उनका था फिर भी डूब गया, और उसमें करीबन 1,500 लोग थे। और 1,500 लोग क्यों डूबे? पता है क्यों डूबे? क्यों डूबे इसमें? ये नहीं कि वो बर्फ की शिला ने उसको ये तोड़ दिया इसलिए डूबा, इसलिए लोग मरे नहीं। लोग क्यों मर गए? क्योंकि उनके पास इनफ लाइफ बोट्स नहीं थी, क्योंकि दे वर नॉट प्रिपेयर्ड। उनका ये एक दावा था कि ये डूब नहीं सकता है, इसीलिए उन्होंने उसमें लाइफ बोट का प्रोविजन ही नहीं रखा था 1,500 लोगों के लिए, और इसलिए लोग मर गए। नहीं तो मरते नहीं थे, क्योंकि जब तक डूबता था तब तक तो सब लाइफ बोट्स में निकल जाते थे। तो इसलिए जीवन में भी अगर हमें कुछ करना है, कुछ बनना है, आगे बढ़ना है, तो एवरी मोमेंट आई हैव टू बी प्रिपेयर्ड। अगर हम आंतरिक तैयारी नहीं रखते हैं कोई भी चीज की, तो जीवन में भी डूबने का अनुभव होगा। इसलिए कहा द विल टू विन इज इंपॉर्टेंट। ये विल रखना कि हम जीतेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन the will to win is not worth a penny if we do not have the will to prepare ourselves. अगर हमारे पास जीवन में भी वो तैयारी नहीं है, अगर ओवर कॉन्फिडेंस में हम चलते रहे कई बार, तो बहुत बड़ा नुकसान भोगना पड़ता है। और उस समय जो एक मेंटल अटैक्स आते हैं, ये इमोशनल डिस्टर्बेंसेस आ जाते हैं कि जहां से हमारा संतुलन खत्म हो जाता है, वो किससे आज दुनिया में इसीलिए बढ़ रहे हैं। और इसीलिए आवश्यकता है स्पिरिचुअल क्वेश्चन की। बहुत सुंदर किसी ने कहा है कि आर वी प्रिपेयर्ड फॉर द लेंथी वॉयज वी हैव एम्बार्क्ड अपॉन, दैट जर्नी वी कॉल लाइफ। उस जीवन की यात्रा जिस पर हम चल पड़े हैं, हर क्षण हम तैयारी अपने अंदर रखते हैं। किसी और ने भी और सुंदर बात कही हुई है कि लाइफ इज लाइक अ टैक्सी, द मीटर जस्ट कीप्स ऑन टिकिंग
वेदर वी आर गेटिंग समवेयर और जस्ट स्टैंडिंग स्टिल, कहीं जा रहे हैं या खड़े हैं, लेकिन मीटर तो चलता ही रहता है। हर वक्त हमारे जीवन का मीटर भी ऑन ही है। और इसलिए अगर कुछ करना चाहते हैं इस लाइफ में, जो हमारे पास क्षमता है, शक्ति है उससे, तो हमें हर घड़ी उसका एहसास होना जरूरी है। किसी और ने भी बहुत सुंदर बात ये कही हुई है कि लाइफ इज लाइक अ बाइसिकल, राइडिंग अ बाइसिकल, वी फॉल ओनली इफ वी स्टॉप पैडलिंग। अगर पैडल करना बंद कर दिया तो जरूर गिरना ही है। इसलिए पैडलिंग हमेशा हमारा भी चलता है, दिमाग के अंदर भी, स्पिरिचुअली भी अगर उसको एम्पावर किया हुआ होगा तो हम जीवन की इस बाइसिकल राइड करने में भी कभी गिरेंगे नहीं। देखा गया है प्रैक्टिकली, इंटेलिजेंस क्वोशंट किसको कहते हैं? इंटेलिजेंस क्वोशंट अर्थात व्हेन द इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स आइडियाज। कोई भी बात होती है ना, आज दुनिया के अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स थिंकिंग हो गया है। कोई भी केस आता है हर रीति से कॉम्प्लेक्स होता है। और इंटेलिजेंस क्वोशंट उसको कहते हैं कि जब इंसान की बुद्धि उस कॉम्प्लेक्स आइडिया को समझने की एबिलिटी रखता है, बीच में जो आने वाले विघ्न है उसको पार करने के लिए केयरफुल थिंकिंग उसका होता है, एंड टू एंगेज इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ रीजनिंग। जितने रीजनिंग हम अधिक दे सकते हैं उतना हमारी इंटेलिजेंस क्वोशंट ज्यादा मानी जाती है। कहा जाता है 1904 में बिनेट एंड साइमन डेवलप्ड द आईक्यू टेस्ट। लोगों का आईक्यू टेस्ट करने के लिए देखा गया था। तो कई प्रकार के क्वेश्चनर उन्होंने तैयार किए थे कि पता चले कि इस व्यक्ति का आईक्यू कितना पावरफुल है। ये इनकी एबिलिटी थी। आज की दुनिया में भी अगर देखते हैं प्रैक्टिकली, छोटे बच्चों के अंदर कितनी हाई आईक्यू है। घर में छोटे बच्चे आज होते हैं। एक बार एक बच्चे ने अपने फादर से पूछ लिया कि पापा, डू यू थिंक दैट ऑल द पापाज इन द वर्ल्ड आर ऑलवेज इंटेलिजेंट? तो उसका फादर उसको देखता रहा। व्हाट्स द डाउट अबाउट इट? फादर्स आर ऑलवेज इंटेलिजेंट। तो उस समय वो बच्चा उसके पिताजी से पूछता है, तो फिर एडिसन के पिताजी ने बल्ब को क्यों इन्वेंट नहीं किया था? एडिसन ने क्यों किया था? इतना हाई आईक्यू है आजकल के छोटे छोटे बच्चों का कि आप उनके सवाल को भी सुन करके हैरान हो जाते हैं और उनके जवाब को सुन करके भी हैरान हो जाते हैं। एक छोटा बच्चा और उसका फादर था, तो उसका फादर ने कहा कि देखो तुम मैथ्स में कितने वीक हो। तेरी एज में रामानुज जो थे वो बड़े बड़े मैथमेटिक्स के थियरीज बनाते थे। तो वो बच्चा कहता है, पिताजी आपकी एज में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। ना प्रेजेंस ऑफ माइंड है उन लोगों का कि यू जस्ट वंडर अपॉन कि उनके साथ उलझना नहीं चाहिए, है ना। एक बार एक माता ने अपनी बच्ची से कहा कि देखो तेरे कितने कम मार्क्स आते हैं एग्जाम्स में। पड़ोस की बच्ची को देखो, वो तुम्हारी फ्रेंड है उसको देखो, उनके कितने ज्यादा मार्क्स आते हैं। तेरे दिमाग में भूसा भरा है क्या? तो वो बच्ची कहती है, मम्मी आफ्टर ऑल इट इज हेरिडिटरी एंड जेनेटिक्स। ये है आजकल के बच्चे। इतना हाई आईक्यू है और इतनी प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि आपने अगर कुछ बोला तो उसका जवाब उनके पास एकदम तैयार है। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद भी क्या इंसान खुश है? प्रैक्टिकली अगर देखा जाए कितनी इन्वेंशंस हो गई, इतनी डिस्कवरीज हो गई, लेकिन ये सारी डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस होने के बाद क्या ये $1 मिलियन क्वेश्चन
कि इज द ह्यूमन बीइंग रियली हैप्पी? क्या वो खुश है? खुश नहीं है ना? और इसलिए गलती कहां हुई है? गलती और कहीं नहीं हुई है। बहुत सुंदर ये बात सामने आती है, वी हैव टॉट द चाइल्ड हाउ टू वॉक बट वी डिड नॉट टीच हिम वेयर टू वॉक। कहां चलना है, कैसे चलना है, वो हमने नहीं सिखाया उसको। दिस इज वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग। कहा जाता है कि एक बच्चा गांव में था, तो अचानक स्कूल से जब आ रहा था तो एक गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी, वो गिर गया, उसका दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए। जब फ्रैक्चर हो गए तो गांव वाले इकट्ठे हो गए, और वो अनाथ था बच्चा, तो इसलिए एक गांव में सोशल वर्कर था। उस सोशल वर्कर ने लोगों से अपील किया कि हम इस बच्चे को कम से कम अपने पैरों, उसके ऑपरेशन आदि करने का खर्च जो है वो हम सभी मिल करके बांट देते हैं, उसके लिए दे देते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। सभी गांव वालों ने मिलकर कंट्रीब्यूट किया, वो अनाथ बच्चे को हॉस्पिटलाइज किया और हॉस्पिटल का खर्चा दिया सारा, और उस बच्चे का ऑपरेशन के पीछे सारा खर्चा दिया। कुछ ही समय में वो चलने लग पड़ा। काफी सालों के बाद वही सोशल वर्कर एक बार कहीं जेल्स की विजिट पर गए थे, तो जेल की विजिट पर उसने उस बच्चे को देखा, बड़ा हो गया था। जब उसको देखा उस सोशल वर्कर को, तो उसके पैरों पर आके गिर गया और कहने लगा, आपने मुझे पहचाना नहीं होगा, मैं वही बच्चा हूं जिसके लिए आप लोगों ने ऑपरेशन का सारा खर्चा दिया था। तो कहा, तुम जेल में कैसे हो? वो कुछ बोला नहीं। तब वो जेलर ने बताया कि ये पहले तो छोटी छोटी चोरियां करता था, चोरियां करते करते फिर बड़ी चोरी कर, कितनी बार जेल में आता गया जाता गया, कितनी बार उसको समझाते गए, अरे इस बार जो ये जेल में आया है एक खून करके आया है। तो वी मेड हिम टू वॉक, उसका सारा खर्चा उठाया, हमने उसको चलना सिखाया, वापस अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। जब वो सोशल वर्कर ने आकर उस गांव के बड़ों के सामने ये बात रखी कि जिस बच्चे के लिए हमने इतने सालों पहले इतना खर्चा करके उसको चलना कर दिया था वापस अपने पैरों पर, आज पता है वो क्या बन गया है? लोगों ने कहा, बड़ा डॉक्टर बन गया होगा। कहा नहीं। कहा, बड़ा वकील बन गया होगा। कहा नहीं। कहा, कुछ और बड़ा स्टेटस प्राप्त कर लिया होगा। कहा नहीं। तो कहा, क्या बन गया? कहा, वो आज खूनी बन गया है। और खूनी क्यों बना? क्योंकि हमने उसको ये नहीं सिखाया, ये डायरेक्शन नहीं दिया कि कहां चलना है, कैसे चलना है। उसको चलना तो कर दिया उसको। इसलिए यहां हम गलती करते हैं जीवन के अंदर। कहीं हम भी अपने बच्चों के तरफ झांक के देखें। हम चलना तो सिखा रहे हैं उनको, लेकिन ये भी समझा रहे हैं कि कहाँ उसको चलना है और कैसे उसको चलना है, ये शायद हम भूल न जाए। और आगे हम देखते हैं कि उसके लिए आवश्यकता है इमोशनल क्वेश्चन की। वो बच्चा खूनी क्यों बन गया बड़ा होकर के? क्योंकि उसको कोई प्रकार से इमोशनल सपोर्ट नहीं था। इमोशनली कोई उसको गाइड करने वाला, उसकी दिल की बातें लेने वाला, सुनने वाला कोई नहीं था। और इसलिए वो धीरे धीरे कहाँ चलता गया उसको पता नहीं, और कैसे फंस गया मालूम नहीं। इसलिए आवश्यकता हुई इमोशनल क्वेश्चन की। इमोशनल क्वेश्चन 1995 में डैनियल गोलमैन ने ये बात स्पष्ट किया कि इमोशनल क्वेश्चन की आवश्यकता है, जिसको दूसरे शब्द में इमोशनल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, कि जहां हम एक दूसरे की भावनाओं को समझे, एक दूसरे के हृदय की मन की भावनाओं को ख्याल करें,
It makes us aware of ours and others' feelings. जब ये भावनाओं को समझते हैं तब मिसअंडरस्टैंडिंग्स हमारे जीवन में कम होती है. And it gives empathy, motivation, compassion and ability to respond skillfully to pleasure and pain. कि जहां हमें हर रीति से वो सक्षम बना देता है, कि जहां हम मोटिवेट भी होते हैं, दूसरों को भी मोटिवेट करते हैं, कंपैशन भी रखते हैं, और कैसी भी परिस्थिति हो, प्लेजर की या पेन की, दोनों में हम समानता के साथ में चल सकते हैं. एक बार कहा जाता है कि एक कॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे, और जहां स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे तो उस कॉलेज की बिल्डिंग में आग लग गई. तो सारे बच्चे जो है बाहर आ गए ग्राउंड में और खूब खुश हो गए. इतने खुश हो गए कि चलो अभी 6 महीने तक तो ये बिल्डिंग वापस बनने वाली है नहीं. दे वर वेरी हैप्पी कि जो हमारे सामने बुक्स है, पढ़ाई है, और इतना प्रेशर है, इतना स्ट्रेस होने लगा है, और जहां पर इमोशनली जब कोई भावनाओं को समझते नहीं है एक दूसरे की, तो इसलिए बहुत खुश हो गए. टीचर्स, प्रोफेसर सब आश्चर्यचकित हो गए कि बच्चों को पढ़ाई अच्छी नहीं लगती है. आश्चर्यचकित हो गए. वहां देखा कि एक कोने में एक बच्चा रो रहा है. तो तब प्रोफेसरों को थोड़ी तसल्ली हुई, चलो एक बच्चा तो है हमारी कॉलेज में ऐसा जिनको पढ़ाई के लिए इतना कदर है. तो वो प्रोफेसर उस बच्चे के पास गए और कहने लगे कि हम आपकी भावनाओं की कदर करते हैं, कि सारी कॉलेज में आप एक ही ऐसा विद्यार्थी है जिनको पढ़ाई के लिए, स्कूल के लिए इतना आदर और कदर है. वो बच्चा कहता है, मैं ये पढ़ाई और आदर और कदर के लिए नहीं रो रहा हूं. तो कहा फिर किस लिए रो रहे हैं? तो कहा मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि ये बिल्डिंग तो जल गई, लेकिन ये प्रोफेसर्स क्यों नहीं जले उसमें, क्योंकि फिर भी वही पढ़ाएंगे, 6 महीने के बाद तो वो पढ़ाएंगे ही हमें. तो इसलिए कहने का भावार्थ कि आज बच्चों की भावनाएं कैसी हो गई है. जहां भारत के अंदर एक समय ऐसा था कि गुरु शिष्य की जो भावना होती थी गुरुकुलों के अंदर, कितना आदर, कितना रिगार्ड, रिस्पेक्ट होता था, और आज बच्चों के अंदर इमोशनली वो अपने प्रोफेसर्स के साथ कनेक्टेड नहीं है. और कनेक्टेड क्यों नहीं है? जरूर कुछ गैप है कहीं, तो वो एम्पैथी, मोटिवेशन, कंपैशन, ये सब बातें मिसिंग है. इसीलिए वो जुड़े हुए नहीं है उनके साथ. इसलिए शायद उनको पढ़ाई भी अच्छी नहीं लगती है. तब किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि वेदर in our life we have lost living, whether in this knowledge whether in this knowledge we have lost wisdom, and whether in this knowledge whether in this information we have lost knowledge. जीवन जीने में जो भावनाएं होनी चाहिए शायद इस जीवन में वो खत्म हो गई है. आज नॉलेज इतना ज्यादा हो गया को वो विजडम खत्म हो गया है. और आज की दुनिया में कंप्यूटर एज, इंटरनेट सर्फिंग, ये सब बातों को देखते हैं तो इंफॉर्मेशन इतना ज्यादा हो गया है कि शायद वो नॉलेज भी खत्म हो गया है. इसलिए जब तक हम एक दूसरे की भावनाओं से जुड़ेंगे नहीं, तब तक हम जीवन के अंदर एक दूसरे का रिगार्ड, रिस्पेक्ट ये नहीं देख पाएंगे. और इसलिए उसके भी कुछ कंपोनेंट्स है. क्यों आईक्यू से ईक्यू की आवश्यकता है? आज कहा जाता है पीपल हु हैव मैनेज सक्सेसफुल बिजनेसेस डू नॉट नेसेसरीली हैव हाई आईक्यू. जरूरी नहीं है कि उनका आईक्यू लेवल बहुत हाई था इसीलिए वो सक्सेसफुल हो गए बिजनेस में. नहीं, उनका ईक्यू लेवल शायद बहुत हाई था, इसीलिए वो बिजनेस में सक्सेसफुल हो गए, कि वो अपने कामदारों के पास जाकर उनकी पीठ थपथपाते थे और तब उनसे
वो भी उस प्रकार के मालिक और कर्मचारी की भावना नहीं थी वहां पर, लेकिन उस समय वो भावना थी कि जैसे एक परिवार है, एक बिलोंगिंगनेस थी। और इसीलिए शायद उन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया उस बिजनेस को सक्सेसफुल करने के लिए, आज भी कई ऐसे एग्जाम्पल्स मिलते हैं। कई ऐसे हैं सक्सेसफुल बिजनेस जो पढ़ाई में शायद 10वीं तक होंगे या 12वीं तक होंगे, लेकिन मल्टीनेशनल्स चला रहे हैं। इट इज बिकॉज दे हैड अ वेरी हाई EQ। इसलिए EQ मैटर्स मोर देन IQ। दूसरा, अगर हम देखें प्रैक्टिकली, पर्सन्स हैविंग विलियन सिंड्रोम हैव लो IQ। ये एक प्रकार की बीमारी है, विलियन सिंड्रोम। have low IQ but often demonstrate exceptional musical talents। कई लोगों को देखा कि पढ़ाई में बहुत कमजोर थे, लेकिन उनकी दूसरी एबिलिटी उतनी ही पावरफुल थी, म्यूजिकल टैलेंट्स उसके अंदर बहुत थी। एक बार किसी प्रोफेसर ने बहुत अच्छी तरह बच्चों को कुछ समझाना चाहा, एक इक्वेशन जो आज भी हम लोग भी कई बार ये इक्वेशन जानते हैं अच्छी तरह से। किसी ने अच्छी तरह से उसको डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है कि पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव, राइट। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव, राइट। नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव। सर अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे कॉलेज में ये इक्वेशन, और उस इक्वेशन के लिए एग्जाम्पल लेकर के पढ़ा रहे थे। और एग्जाम्पल लेकर के पढ़ाया कि अगर मेरे पास एबिलिटीज है लेकिन मैं मेहनत नहीं करता हूं तो रिजल्ट विल बी नेगेटिव। अंडरस्टूड? अगर मेरे पास एबिलिटीज नहीं भी है लेकिन अगर मैं मेहनत करता हूं तो रिजल्ट विल बी नेगेटिव। एबिलिटीज ही नहीं है, मेहनत किया तो कहीं ना कहीं तो मार खाएगा, पीछे रहेगा। फिर एक बार तीसरे इक्वेशन पर आए और प्रोफेसर समझाने लगे कि अगर मैं मेहनत नहीं करता हूं और मेरे पास एबिलिटीज नहीं है, नहीं, बच्चे ने खड़े होकर के पूछा कि सर इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, अगर मैं मेहनत नहीं करता हूं, अगर मेरे पास एबिलिटीज नहीं है तो पॉजिटिव कैसे हो जाएगा? अब क्या कहेंगे? हा? तो उस बच्चे को प्रोफेसर ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि जरूरी नहीं है कि अगर एबिलिटीज नहीं है, मेहनत भी नहीं है, तो भी पॉजिटिव रिजल्ट तब आ सकती है कि जब मैं अपनी वो शक्ति को दूसरी फील्ड में चैनलाइज करूं कि जहां मेरी शक्ति क्षमता है। इसलिए आप देखेंगे कई ऐसे हैं जो क्रिकेटर्स बन जाते हैं, स्पोर्ट्स में नंबर 1 होते, और स्कूल में पढ़ाई में देखो तो 0 होते हैं। IQ लेवल उनका लो होता है, मेहनत भी नहीं कर पाते हैं और ना ही एबिलिटीज होती है, लेकिन फिर भी आज दुनिया को टॉप किया है उन्होंने कोई ना कोई क्षेत्र के अंदर। इसको कहते हैं विलियन सिंड्रोम, कि कई ऐसे म्यूजिकल टैलेंट्स रखते हैं, कई ऐसे स्पोर्ट्स की एबिलिटीज रखते हैं, माना वो क्षमता भले पढ़ाई में नहीं है और वहां मेहनत उनसे होती भी नहीं, उनका दिमाग ही नहीं लगता है, लेकिन उनके अंदर दूसरी स्किल्स इतनी पावरफुल है, और जब उस पर फोकस किया जाता है तो वो फोकस करने से भी वो पॉजिटिव जीवन के अंदर आगे बढ़ सकता है और ऊंचा उठ सकता है, राइट। और पॉजिटिव अगर है, मेहनत भी है, क्षमता भी है, तो रिजल्ट तो पॉजिटिव आना ही है। तो इसलिए कहा कि पर्सन्स विल हैविंग विलियन सिंड्रोम, जहां IQ लेवल बहुत लो होता है, लेकिन उनके दूसरी टैलेंट्स ऐसी होती है और वो टैलेंट्स पर अगर फोकस किया जाता है, और ये टैलेंट्स अक्सर इमोशनल टैलेंट्स होती है, म्यूजिकल है कि म्यूजिक जहां उसकी फीलिंग्स जुड़ी हुई है, तो ये इमोशनल टैलेंट से भी व्यक्ति उभर सकता है और जीवन में आगे बढ़ सकता है। इसलिए EQ अगर हाई है
तो आईक्यू वाले से भी वो आगे जा सकता है, उसको अफसोस करने की जरूरत नहीं है। तीसरा अगर हम देखेंगे, पीपल ऑफ हाई ईक्यू आर कंफर्टेबल विद देमसेल्व्स, आउटगोइंग, हैप्पी एंड हैव गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। वो दूसरों के साथ उनका संबंधों को निभाने में बहुत सक्षम होते हैं, हैप्पी रहते हैं, कैसी भी स्थिति होती है लेकिन वो हैप्पी रह सकते हैं, और साथ ही साथ दे आर कंफर्टेबल विद देमसेल्व्स। आज दुनिया के अंदर देखा जाए कि सबसे हाईएस्ट सुसाइड रेट्स कहाँ होते हैं? जो इंटेलेक्चुअल कंट्रीज है, भारत में भी अगर देखा जाए, केरला जहां 100% लिटरेसी है, लेकिन आज सुसाइड रेट्स भी केरला में हाईएस्ट है, क्योंकि दे फील अनकंफर्टेबल। जरा भी उनको ये कुछ हुआ तो इमोशनली दे कैन नॉट टॉलरेट, दे कैन नॉट टेक अप, और इसलिए वो हैप्पी नहीं रह सकते। और ये होने के बाद भी 100% लिटरेसी आईक्यू होने के बाद भी सुसाइड रेट्स हाई होते हैं। और इसीलिए चौथा किसी ने और सुंदर, पीपल आर यूजुअली हायर्ड फॉर देयर आईक्यू बट फायर्ड फॉर द लैक ऑफ ईक्यू। अक्सर डांट उनको ही खानी पड़ती है, या बिजनेस के अंदर भी उनको ही सहना पड़ता है जिसका ईक्यू लेवल लो है। जिनका ईक्यू लेवल हाई है वो कंफर्टेबल है, कैसी भी स्थिति में हो वो कंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन हाई आईक्यू वाले को ये नहीं चलता है, वो नहीं चलता है, इसलिए वो सफर भी बहुत करते हैं। तो पीपल आर यूजुअली हायर्ड फॉर देयर आईक्यू बट फायर्ड फॉर देयर लैक ऑफ ईक्यू। बहुत सुंदर ये किसी ने कहा है। और भी कुछ बातें जो आवश्यक है वो हम देखते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ ईक्यू, के ईक्यू को बढ़ाने के लिए क्या क्या होना चाहिए हमारे पास में। सबसे पहली बात, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मोटिवेशन। ईक्यू को बढ़ाने के लिए सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ मोटिवेट करने वाले विचार चाहिए। ऑटो सजेशन जो व्यक्ति अपने आप को दे सकता है तो उसको कंप्लेन्स जीवन में नहीं रहेंगी। कई बार लोग इसीलिए कंप्लेन करते हैं कि मेरा नसीब ऐसा क्यों है, मेरा भाग्य ऐसा क्यों है, मेरा रोल ऐसा क्यों है, तो उनका मोटिवेशन लेवल कम हो जाता है। जबकि हाई ईक्यू जिसके पास है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, वो अपने रोल को अच्छी तरह समझते हैं और अपने रोल को समझते हुए उस अनुसार वो अपने जीवन में अपने आप को सेट करते हैं। बहुत सुंदर कहीं पढ़ा था, जस्ट बी योरसेल्फ, डोंट ट्राई टू बी द जेरोक्स कॉपी ऑफ एनीबडी एल्स, कि मैं इसके जैसा बनूं या इसके जैसा बनूं, क्योंकि आप वो बन नहीं सकते हैं। और जब बन नहीं सकते हैं और बनने जाते हैं तो आप अपना रोल भी नहीं प्ले कर रहे हैं, जो दैट विच इज मेंट फॉर यू, वो भी नहीं प्ले कर रहे, तो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होगा। अरे आप इतने यूनिक पर्सन है इस विश्व के अंदर कि आपके जैसा दूसरा डुप्लीकेट भगवान भी क्रिएट नहीं कर सकता है, उसके पास भी ये क्षमता नहीं है। उसने एक बार जो बना दिया, उसके जैसा दूसरा कोई बना के तो दिखाए वो। आज मेरे जैसा दूसरा कोई बना के तो दिखाए भगवान के पास भी की क्षमता नहीं है। इसीलिए हमें कभी भी अपने आप को दूसरे के साथ कंपेयर करने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने आप में एक यूनिक इंडिविजुअल है कि आज हमारे जैसा इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। और ये विचार जब हम अपने आप को देते हैं तो वी फील मोटिवेटेड, हम जीवन में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते। तो ईक्यू को बढ़ाने का सबसे इंपॉर्टेंट अगर कंपोनेंट है तो वो है सेल्फ अवेयरनेस। बी अवेयर ऑफ योर ओन रोल एंड योर ओन पार्ट इन दिस वर्ल्ड ड्रामा एंड मोटिवेट योरसेल्फ। कोई दूसरा आपको मोटिवेट नहीं करेगा इस संसार के अंदर, किसी के पास शब्द नहीं है, न टाइम है ना। तो इसीलिए
अपने आप को हीनता के विचार देने के बजाय हम ऐसा ऑटो सजेशंस दे कि जिससे हम सेल्फ को मोटिवेट करें। ये हमारे इमोशनली अपने आप को बढ़ाने का एक बहुत सुंदर तरीका है। दूसरा है इमोशनल मैनेजमेंट करने की आवश्यकता है। आज की दुनिया में हम इतने क्लोज्ड पर्सनालिटीज हो गए हैं कि हम अपने अंदर की भावनाएं किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं, है ना। घर में बच्चों भी माँ बाप से अपनी भावनाएं शेयर नहीं कर पाते हैं। माँ बाप बच्चों के साथ बैठ करके उनकी भावनाओं को जानने का उनके पास भी टाइम नहीं है। तो इमोशनल मैनेजमेंट नहीं है, और इसलिए जब व्यक्ति भीतर से इमोशनली भर जाता है तो सुसाइड करता है, क्योंकि कहाँ तो व्यक्ति का हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन हो और कहाँ भी उसका हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन नहीं होगा तो उस बेचारे की हालत क्या होगी, कैसे वो अपने आप में अंदर में घुट रहा होता है। एक बार एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का एक ही बेटा 17-18 साल का, वो फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर गया था, माँ को कह के गया था आज मैं थोड़ा लेट आऊंगा, तो रोज 9 बजे तक घर आ जाता था। माँ बाप ने समझा 10 बजे तक आ जाएगा, 10 बजा नहीं आया, 11 बजा नहीं आया, 12 बजा आया। जैसे ही 12 बजे आया उसके फादर को इतना गुस्सा आया, कहा 12 बजे भी क्यों आया, बाहर ही रहता था, जरूरी थी 12 बजे, ये कोई टाइम है आने का। आदि 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 बहुत बोलने लगे फादर। फादर इतने बिजनेस में बिजी थे कि उसके पास इतना टाइम ही नहीं था इमोशनल शेयरिंग का, और इसलिए जब बच्चा 12-12:30 बजे आया तो फादर ने ऐसे ऐसे कह दिया, बाहर ही रहता था ना, आज 12 बजे आया, कल 1 बजे आएगा, परसों 2 बजे आएगा। उसको इमोशनली इतना हर्ट हुआ, अपने रूम में चला गया, वो कुछ नहीं बोला, रूम में चला गया। जरा भी उसने अपनी इमोशनल फीलिंग्स को शेयर नहीं किया, क्या हुआ था, कहाँ गया था, क्या हुआ, कुछ भी नहीं। और इसलिए जब वो कमरे में चला गया, रात को सोचते 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 आखिर उसको इतना अंदर में दर्द होने लगा, इमोशनली फील हुआ कि उसने कोई गोली जो थी वो ले ली और चिट्ठी लिख दिया कि पिताजी आपने कहा था ना बाहर ही रहता था, अब कल आप मेरी अर्थी को सदा के लिए बाहर कर देना। अब सोचो, इमोशनल मैनेजमेंट नहीं है फैमिलीज के अंदर। माँ बाप के साथ बच्चों का कोई रीति से कम्युनिकेशन नहीं, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन नहीं है। जबकि कहा जाता है कि 16 साल के बाद बच्चा फ्रेंड हो जाता है बाप के साथ में, इज नो लॉन्गर अ चाइल्ड, ही बिकम्स अ फ्रेंड। लेकिन आज फादर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बच्चों के साथ फ्रेंडशिप डेवलप करे और उसको इमोशनल उसकी फीलिंग्स को समझे कि वो क्या कर रहा है, क्या चाहता है जीवन के अंदर। उसको पैसे मिल जाते हैं, अब बच्चे को पैसा नहीं चाहिए। तो इमोशनली कनेक्टेड नहीं है हम, मैनेजमेंट नहीं है। एक बार एक बच्चे ने आकर अपने फादर से कहा ये घर में क्या होता है मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता है। उसके फादर ने कहा ठीक है, कल सुबह से लेकर के सारे दिन में क्या क्या होने वाला है और क्या क्या होगा, सुबह में लिस्ट तुम्हारे कमरे के बाहर लगाई जाएगी, पढ़ लेना क्या सारा दिन क्या होना है, और शाम को तुम्हें वो लिस्ट मिल जाएंगी कि क्या क्या हुआ है। यू विल बी फुल्ली इन्फॉर्म्ड। 1 हफ्ते तक रोज सुबह में वो लिस्ट चिपकाई जाती थी और शाम को क्या हुआ उसकी लिस्ट चिपकाई जाती थी। 1 हफ्ते के बाद आकर के फिर भी वो बच्चा कहते ये घर में क्या होता है मुझे तो कुछ समझ में आता ही नहीं है, as if I am not a part of this family. What was he wanting? उसके फादर ने कहा तुम्हें पूरी इंफॉर्मेशन दी जाती थी क्या होने वाला है और क्या हुआ है, उसके बाद भी तुम कहता है कि आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। व्हाई? क्योंकि there was no heart to heart communication between the father and the child। इसीलिए तो आज बच्चे भी ये चाहते हैं कि हम अगर इस फैमिली में है, हमने जन्म लिया है, तो वी शुड बी ऑल्सो
a part of this family and we should be also taken into consideration. हमारे भी कुछ विचार है जो हमारे विचार सुने कोई, और वो अगर सुनने के लिए टाइम नहीं है तो क्या होगा, उन बच्चों का भविष्य क्या होगा। इसलिए कहीं तो हमें भी अपने बिजी शेड्यूल से वो समय निकालना पड़ेगा। तीसरा, always recognizing emotions of others and managing relationship. दूसरों की भावनाओं को भी कदर करें हम। कहा जाता है कि एक बार एक हस्बैंड वाइफ थे, तो हस्बैंड जब शाम को घर लौटे तो देखा कि उसकी वाइफ जो है टीवी ऑन करके कुछ वहां सोफा पर बैठ के खा रही थी और घर ऐसा का ऐसा पड़ा हुआ था, कुछ भी जैसे ठीक किया हुआ नहीं था। हस्बैंड ने सोचा क्या हो गया, आज घर इतना गंदा पड़ा है और तुम यहाँ सोफा पर बैठ के खा रही है। कुछ नहीं बोली वाइफ, खाती रही। हस्बैंड रूम में जाते, अरे सुबह की वो बेडशीट्स भी ऐसी ही पड़ी है, कुछ भी वहां रूम में बेड्स भी ठीक किए हुए नहीं थे और सारा कमरा भी ऐसा फैला हुआ था। सुबह में जो उसने 2-4 शर्ट्स अलग अलग निकाले थे वो ऐसे छोड़ के गए थे, वो ऐसी पड़ी थी। कहा ये क्या बात है, आज क्या हो गया। वाइफ ने कुछ नहीं कहा, बोले कुछ नहीं हुआ। फिर जब किचन में गए तो बर्तनों का ढेर लगा हुआ था रात का, वही सारे कुकिंग वेसल्स भी वहीं पड़े थे, खाना भी बना हुआ नहीं था। हस्बैंड ने कहा ये क्या हुआ है। कहा कुछ भी नहीं हुआ। अरे तुम बताओ तो सही क्या हुआ, ये सब कुछ ऐसा क्यों पड़ा है। कहा रोज आप एक ही बात बोलते हैं शाम को घर आके, तुम करती क्या हो सारा दिन, तुम्हें काम क्या होता है, इसलिए आज मैंने कुछ नहीं किया। अब आप देख रहे हैं ये घर की हालत कैसी है। प्रैक्टिकल है, और ये हम लोगों में से कईयों के शब्द होते, तुम करती क्या है सारा दिन, तुमको काम क्या होता है घर में, है ना। तो रिकॉग्नाइजिंग इमोशंस ऑफ अदर्स एंड मैनेजिंग रिलेशनशिप, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको भी, ये याद रखना। अगर दूसरों की भावनाओं के कि हाँ भाई उसने भी सारा दिन बहुत काम किया है, जब उसने एक दिन नहीं किया तो घर की हालत क्या हो जाती है, ये आप देख सकते हैं प्रैक्टिकली। तब उसको महसूस हुआ कि नहीं, सुबह से तुम भी बहुत कुछ काम करती हो, इसकी कदर मैंने शायद जानी नहीं, पहचानी नहीं। तो इसलिए दूसरों की भावनाओं को भी समझो कि उनको भी कहीं पर कुछ एप्रिसिएशन की आवश्यकता है। अगर आप सीधा आकर के आप खुद ही काम कर रहे हैं ये समझ करके आकर के ये कहेंगे आपको काम ही क्या है, आप सारा दिन करते क्या हो, तो वो दूसरों की फीलिंग्स को हर्ट करता है, क्योंकि वो भी सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ कर रहे हैं घर के अंदर भी। इसलिए ये शब्द उच्चारने से पहले ये बात सामने आ जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, और रिलेशनशिप को मैनेज करने में बहुत अच्छा होगा, सहज हो जाएगा। और चौथी बात, एप्रिशिएटिंग अदर्स। इसलिए कहा कि आज हर एक को एप्रिसिएशन चाहिए। घर में बच्चों को भी एप्रिसिएशन चाहिए, वाइफ को भी एप्रिसिएशन चाहिए, तो हर एक को एप्रिसिएशन की आवश्यकता है। अगर कुछ 2 शब्द एप्रिसिएशन के हम बोल देते हैं, क्या खर्चा लगता है उसमें बोलने में, और अगर कुछ बोल दिया तो शायद उनको मोटिवेशन के कुछ बातें मिल जाती है, उसमें से ही वो आगे बढ़ जाते हैं। तो इसलिए एप्रिशिएट करना हमेशा सीखे। और जो आज की दुनिया में इसीलिए एक मैनेजमेंट में नया कॉन्सेप्ट निकला है, एप्रिशिएटिव इंक्वायरी। एप्रिसिएशन की कमी है, आज कार्य क्षेत्र पर भी एप्रिसिएशन की कमी है, और इसलिए संबंधों में भी तनाव आ गया है ना। तो ये कंपोनेंट्स जरूरी है, बट हाउ डू वी डू दिस, कैसे करेंगे इसको। इसलिए कुछ बातें और आपको दे रहे हैं कैसे करनी है, और उसके लिए स्पिरिचुअल क्वेश्चन, इंट्रोड्यूसिंग अ स्टिल मोर डीपर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, एंड दैट इज द स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के बारे में दाना जोहर और इनान मार्शल ने एक पायनियर वर्क लिया था, have come to this conclusion that
the spiritual intelligence is the ultimate intelligence, and the level of spiritual intelligence can also be measured and expressed as spiritual quotient, SQ. This is the intelligence used to solve problems of meaning and value. जिन प्रॉब्लम्स में कुछ अर्थ है, कुछ वैल्यू है, कुछ महत्व रखता है, उसके बारे में स्पिरिचुअल क्वोशंट हमें मदद करता है। आगे देखते हैं कि स्पिरिचुअल क्वोशंट कैसे एक ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है, IQ, EQ को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकता है। IQ प्राइमरीली सॉल्व्स लॉजिकल प्रॉब्लम्स। IQ क्या करता है, जो हमारे सामने प्रैक्टिकल लॉजिकल बातें आती है उसको सॉल्व करने में मदद करता है, लॉजिकली सोचते हैं हम। EQ क्या करता है, EQ allows us to judge the situation we are in and we behave appropriately। सिचुएशन को भांप लो, भांप करके सामने वाला व्यक्ति क्या चाहता है, ये क्या चाहता है, वो क्या चाहता है, वहां अगर लॉजिकली अगर कुछ बातें यूज करने गए तो क्लैश हो जाएगा, काम बिगड़ जाएगा। तो EQ क्या करता है, सिचुएशन को भांपने में मदद करता है और भांप करके फिर सामने वाले व्यक्ति क्या चाहता है उसको सोचना, उस तरफ से सोचना, उनके जूते में पैर रख करके सोचना होता है, ये EQ की क्षमता है। तो IQ लॉजिकली सॉल्व करने में मदद करता है। हाँ, जहां कैलकुलेशंस लॉजिकली आवश्यकता है वहां IQ जरूरी है, लेकिन जहां EQ जरूरी है वहां अगर IQ यूज किया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, संबंध खराब हो जाएंगे और प्रॉब्लम में आप चले जाएंगे। लेकिन SQ क्या करता है, SQ allows us to ask if we want to be in that situation in the first place or not। आध्यात्मिकता क्या कहती है, कई बार हम लोग कईयों को देखते हैं कि कोई रास्ते पर कहीं झगड़ा हो रहा होता है, लोग सिचुएशन को भांप लेते हैं और वो व्यक्ति को छुड़ा देते हैं कि नहीं नहीं छोड़ो, ये व्यक्ति है ही ऐसा, ऐसे करके उसको समझा करके उसको ये कर देता कि सिचुएशन सॉल्व हो जाती। लेकिन आध्यात्मिकता हमें ये कहती है कि क्या हमें वहां रहना जरूरी है, क्योंकि उस व्यक्ति की अगर दुश्मनी हो गई तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आगे चल करके क्रिएट हो सकती है। इसलिए किस प्रकार वो सिचुएशन उत्पन्न ही न हो उसके बारे में पहले से सोचता है, ये है SQ। SQ रिजल्ट का सोचता है कि अगर ये चीज ऐसे बाहर आई तो ये सिचुएशन खड़ी हो सकती है और ये सिचुएशन में ये शिकार हो सकते हैं, तो पहले से ही वो उस बात को विजुअलाइज कर लेते हैं और वो सिचुएशन क्रिएट ही ना हो। ये है SQ, ये है आध्यात्मिकता, कि जहां कम से कम दूसरे को नुकसान पहुंचे, ऐसी बात खुद को भी कम से कम नुकसान पहुंचे, दूसरे को भी कम से कम नुकसान पहुंचे, ये SQ लेवल वाला सोचता है। IQ लॉजिकली उसको सॉल्व करना चाहता है, EQ दूसरे को मदद करके उसकी भावनाओं को समझ करके उसको हेल्प करना चाहता है, और SQ वो सिचुएशन सर्जे ही नहीं उसके बारे में पहले से ही सोच लेता है ताकि कोई भी उसका शिकार न हो, न खुद हो न दूसरे हो। ये है SQ लेवल। IQ and EQ are selfishness oriented and it relates to I only. But SQ is pure intelligence without limitations, imposed by selfless interest। इसको कहा, और आगे देखेंगे स्पिरिचुअल क्वोशंट किसको कहा जाता है। स्पिरिचुअल क्वोशंट को समझने के लिए मैनेजमेंट शब्द में ही सारी फिलॉसफी समाई हुई है। और मैनेजमेंट फिलॉसफी क्या कहती है, ये शब्द को अगर देखा जाए, मैन सबसे पहले अगर ले, मैन अ जेम, मैन अ जेम, आत्मा क्या है, एक प्रकाश है, एक चमकता हुआ हीरा है इस शरीर के अंदर। तो मैन इज अ जेम, मैन अ जेम, ENT, E stands for enlightenment,
आगे, E stands for enlightenment, N stands for nature. आत्मा का नेचर क्या है? आत्मा जो इस शरीर के अंदर एक हीरा है, जब ये जागृति आ जाए, ये है एसक्यू, एसक्यू को जगाना। नेचर, आत्मा का नेचर क्या है? कल आपको बताया आत्मा का नेचर है 7 क्वालिटीज, 7 गुण है, ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, सुख, आनंद और शक्ति। और टी स्टैंड्स फॉर कि अब ये जागृति आने के बाद, अपने नेचर को जानने के बाद, नाउ ट्रांसफर आवरसेल्व्स टू द न्यू संस्कारस, नए संस्कार के तरफ ले जाना, परिवर्तन को ले आना, ये है टी। तो मैन बिकम्स अ जेम, एक हीरा बन जाता है, और ये हीरा जो है वही स्पिरिचुअल क्वोशंट है। समझे? तो ये है स्पिरिचुअल क्वोशंट। आगे देखेंगे कि कुछ कंपोनेंट्स स्पिरिचुअल क्वोशंट के लिए भी है, कुछ साइंस उसके लिए भी है। 5 साइंस ऑफ हाई एसक्यू। पहली साइन है कि एसक्यू जिसका बहुत ऊंचा है, उसकी पहली निशानी है फ्लेक्सिबिलिटी। बहुत फ्लेक्सिबल है वो, उसका टाइट नेचर नहीं है, लेकिन हर एक को सम्मान देते हुए खुद स्वमान में है। तो स्वमान में होने के कारण कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, तो फ्लेक्सिबल है, दूसरों को भी उस दृष्टि से देखता है। एक सेल्फ अवेयरनेस उसके अंदर बनी हुई है। साथ में द एबिलिटी टू बी इंस्पायर्ड बाय अ विजन एंड वैल्यूज, उसके सामने एक स्पष्ट फोकस है, क्लियर विजन है, और उस विजन के हिसाब से उनके अंदर वो वैल्यूज कल्टीवेट करता है वो इंसान, हाई एसक्यू वाला। एन एबिलिटी टू सी कनेक्शंस बिटवीन डाइवर्स थिंग्स, माना होलिस्टिक अप्रोच, इमोशनल, माना सोशल, फिजिकल, मेंटल एंड बिहेवियर, चारों लेवल से वो सिचुएशन को देखता है और देख करके उसको सॉल्व करने का, उनका कनेक्शन आपस में देखता है कि ये रिलेशनशिप को हर्ट तो नहीं करेगा, ये मानसिक रूप से किसी को इफेक्ट तो नहीं करेगा, मुझे भी इफेक्ट न करे, ये चारों रूप से कनेक्शन देखता है, स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल, चारों रूप से देखता है, होलिस्टिक अप्रोच। एंड फिफ्थ, अ डिजायर एंड कैपेसिटी टू कॉज एज लिटिल हार्म एज पॉसिबल टू अदर्स, न खुद को नुकसान पहुंचाता है न दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। ये सबसे बड़ी उसकी एबिलिटी है कि सिचुएशन को उस रीति से मैनेज कर लेता है कि जैसे मैंने कल भी आपको स्वामी विवेकानंद का, मदर टेरेसा का एग्जाम्पल दिया था कि हाई एसक्यू वाले सिचुएशन को चेंज कर देते हैं, और उस सिचुएशन को चेंज ऐसे करते हैं कि जहां दूसरे के लिए भी वो एक प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं। तो इसीलिए आप सभी यहाँ 3 दिन के लिए आए हो, लेकिन जब आए हो तो जरूर अपना हाई एसक्यू डेवलप करना है, और उसके लिए आगे आपकी जर्नी एसक्यू के आधार पर चले, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ टाइम तो निकालना पड़ेगा, और कुछ टाइम निकालने के लिए, ये रास्ते पर चलने के लिए, तब जीवन हमारा, ये जीवन का सफर बहुत सुंदर हो सकता है। अगर टाइम नहीं है तो क्या करेंगे? वैसे टाइम हमारे पास, सबके पास है, ऐसा नहीं कि टाइम नहीं है। एक बार एक प्रोफेसर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे, एक जार लेके आए, बड़ा जार, और जार के अंदर बड़े बड़े पत्थर लेके आए, और स्टूडेंट्स को कहा ये जार में भर दो। स्टूडेंट्स ने भर दिया जार के अंदर। कहा भर गया? बोला हाँ भर गया। अभी कुछ जाएगा? कहा नहीं जाएगा, अभी इसमें अंदर कुछ भी नहीं जाएगा। बोला कुछ नहीं जाएगा। भर गया जार। प्रोफेसर छोटे छोटे पत्थर लेके आए, कहा डालो इसको अंदर। अब जो खाली बीच में स्पेस थी उसके अंदर से वो पत्थर नीचे तक चले गए, भर गया जार। फिर से पूछा बच्चों को भर गया? कहा भर गया। अभी और कुछ जाएगा? कहा कुछ नहीं जाएगा। अभी बालू लेके आए, डालो बालू। बालू भी चला गया, भर गया। पूछा अभी कुछ जाएगा? कहा अभी कुछ नहीं जाएगा, भर गया। अभी
बोले बिल्कुल नहीं जाएगा, बोले बिल्कुल नहीं। प्रोफेसर पानी लेके आए, चला गया। हमारे पास भी जीवन में एम्पल ऑफ टाइम है। हमारा टाइम कहाँ चला जाता है, वो बड़े बड़े पत्थरों में भर जाता है दिन, है ना। अरे बहुत टाइम है, वो छोटे छोटे पत्थर भी डाल करके देखो बीच बीच में, और अगर बालू भी डाल करके देखो, और उसके बीच में अगर फ्लो भावनाओं का हो पानी, वो पानी डाल करके देखो। बहुत टाइम है हमारे पास। बचपन से लेकर के भगवान ने बड़ों के लिए 24 के 25 घंटे नहीं बना करके दिए, वही 24 घंटे। बचपन में वो 24 घंटे कैसे पूरे हो जाते थे? खाया पिया खेला सोया, बस पूरा हो गया। थोड़ा बड़ा हुआ, स्कूल जाने लगे, पढ़ाई करने लगा, तो खाया पिया खेला कूदा पढ़ा सोया, 24 घंटे पूरे हो गए। कॉलेज में जाने लगा, पढ़ाई बढ़ गई, 24 घंटे ही है, उसी में खाया पिया सोया, हाँ, पढ़ाई किया, अपने कार्य में और आगे स्टडी करने के लिए फोकस किया, माइंड को ट्यूशन किया, ये किया वो किया, उसी में 24 घंटे पूरे हो गए। शादी किया, 1 से 2 की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, टाइम तो उतना ही रहा ना, 24 घंटे ही रहे ना। उसी में खाया पिया सोया खेला, सब कुछ किया, और वाइफ के लिए भी टाइम निकाला, शॉपिंग गए, बाहर गए, किया ना, व्यवहार निभाया। आज कहीं शादी पर गए, पार्टीज में गए ना, कहां से आया टाइम? उसी 24 घंटे में से निकला ना। अच्छा, जब बच्चे हुए तो 2 से 3 हो गए, फैमिली हो गई, टाइम तो उतना ही है ना। मिलता है नहीं है टाइम? मिलता है कि नहीं मिलता है? खाया पिया सोया खेला, बच्चों की संभाल की, उसके पढ़ाई पर अटेंशन दिया, अपने कार्य पर गए, वाइफ के लिए शॉपिंग के लिए टाइम निकाला, कोई शादी पर गए, सब कुछ किया ना, टाइम तो उतना ही है ना। उसी में ही ये स्पिरिचुअलिटी को भी जोड़ देना है, टाइम नहीं मिलेगा? हाँ मिलेगा ना, टाइम तो है हमारे पास, बहुत टाइम। तो अपने स्पिरिचुअल क्वेश्चन को बढ़ाने के लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम तो है आपके पास, वो बड़े बड़े पत्थरों के बीच में जो टाइम है उसको भी आप यूज करो, ठीक है ना। थोड़ा मैनेज करना पड़ता है। अक्सर कहाँ हमारा टाइम अधिक निकल जाता है। एक बार एक प्रोफेसर अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, क्लास में जैसे आए सब बच्चों को एक एक खाली ग्लास दे दिया। खाली ग्लास दिया, सब बच्चे आश्चर्यचकित हो गए, आज प्रोफेसर को क्या हो गया, खाली ग्लास लेकर के आए। कहा बच्चे ये क्या है? बोला ग्लास है। सभी उठाओ अपने हाथ में। उठाया, पकड़ के रखो। 5 मिनट हो गई, 10 मिनट हो गई, 15 मिनट हो गई। बोले साहब ये हाथ दर्द कर रहा है। अच्छा, खाली ग्लास कब तक पकड़ के रखे? अच्छा खाली ग्लास है इसलिए हाथ दर्द कर रहा है, ठीक है पानी डाल देते। पानी डाल दिया, अब पकड़ के रखो। अब कितनी देर पकड़ के रखेंगे? प्रोफेसर ने कहा तो क्या करना चाहिए? कहा नीचे रख देना चाहिए। रख दो फिर। कैसे, क्या समझाना चाहते थे आप? बोले यही तो मैं समझाना चाहता था कि कई बार हम भी दिमाग में जो कल की बातें परसों की बातें पकड़ के रखते हैं, ये हाथ को पकड़ के दे दिया ग्लास तो हाथ थक जाता है, दिमाग नहीं थकेगा। दिमाग में वो दिन, कितने दिनों तक कोई फालतू बातें हम पकड़ के रखते हैं। क्या करना चाहिए? तो कहा रख देना चाहिए। तो कहा रख दो ना फिर। तो हमारा माइंड ऑक्यूपाइड कहाँ है? कल की बातें परसों की बातें, उसकी बातें उसकी, उसमें इतना ऑक्यूपाइड रहता है कि दिन के अंत में अगर देख, उस दिन के अंत में भी हम उसको रखना नहीं चाहते हैं। खटिया में भी क्या वो विचारों को पकड़ के ही रखते हैं। अरे रख दो ना नीचे, क्यों दिमाग को बिना मतलब से थका रहे हैं? तो हमारा टाइम कहाँ जाता है? फालतू बातों को पकड़ के रखने में। इसलिए आज के बाद क्या करेंगे, हाई ISQ अगर करना है अपना डेवलप, तो फालतू बातों को रख दो नीचे और जीवन में आगे बढ़ो, ठीक है ना। तो बढ़ेगा कि नहीं?
तो यहाँ कम से कम ये इंस्पिरेशन आप जरूर यहाँ से लेकर जाइए, ऐसी हमारी शुभ भावना है। और तब आप देखेंगे you will be always smiling in your life. Thank you very much. Om Shanti.